Okay. Good evening, everyone. So we were doing depreciation accounting. Try to understand. हमें दो चीजें इस चैप्टर में समझनी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखना है. ठीक है. हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन वो हमें समझना है. दूसरी बात हमें समझनी है राइट, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. डेप्रिसिएशन क्या होता है. सपोज दिस इज ए मोबाइल, इसकी कॉस्ट एग्जांपल 50,000 है और मुझे लगता है आफ्टर यूजिंग इट फॉर 5 years आई कैन गेट 5,000 रिटर्न. अगर मैं इसको एक्सचेंज भी करता हूं नए मोबाइल के साथ मुझे 5,000 मिलेगा. समझ में आ रहा है. नया मोबाइल लेना है तो ओल्ड मोबाइल एक्सचेंज करो. सपोज आई एक्सपेक्ट कि मोबाइल अगर मैं 5 साल यूज करता हूं, आई परचेस इट फॉर 50,000. मैंने इसको 50,000 में परचेस किया. दिस इज माई फिक्स्ड असेट. इट इज डिप्रिसिएबल फिक्स्ड असेट बिकॉज इट हैज लाइफ. लैंड इज नॉट डिप्रिसिएबल फिक्स्ड असेट बिकॉज लैंड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लाइफ. लिमिटेड लाइफ नहीं होती लैंड की. लैंड इज ओनली फिक्स्ड असेट which is not depreciable because it has no life, no limited life. I mean no life nahi, no limited life. Unlimited life है land की. So I cannot depreciate land. On the contrary, I can depreciate building, I can depreciate computer, I can depreciate vehicles, I can depreciate mobile, plant, machineries, vehicles because they have fixed life. Suppose this mobile is for 5 years. I paid for this rupees 50,000. एंड अगर मैं इसको सेल आउट करता हूं आफ्टर 5 years, स्क्रैप आउट करता हूं या एक्सचेंज करता हूं, एक्सपेक्ट आई विल गेट 5,000. सो एक्चुअली आज मैं 50,000 दे रहा हूं, कल जाके मुझे 5,000 एक्सपेक्टेड है. मतलब 50,000 जो आज उसकी प्राइस है 5th year के एंड में दैट विल बिकम 5,000. सो देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000. द वैल्यू ऑफ द मोबाइल डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट विल डिक्रीज टू 5,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years. 50,000 की वैल्यू 5,000 हो जाएगी 5th year के एंड में. सो वही मैं बोल रहा हूं राइट. ये डेप्रिसिएट हो जाएगी राइट. इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी राइट. इसको ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन. रिटर्न डाउन, हम राइट ऑफ करते हैं वैल्यू, राइट ऑफ करते हैं, डेप्रिसिएट करते हैं. सो मैं कितना राइट ऑफ करने वाला हूं 45,000. मैं क्यों 45,000 राइट ऑफ करने वाला हूं बिकॉज 50,000 की वैल्यू 5,000 बनने वाली है तो मुझे उसको 45,000 से राइट ऑफ करना है, डिक्रीज करना है. ठीक है. एंड देयरफॉर अब ये जो 45,000 है मुझे इसको सिस्टेमैटिकली राइट ऑफ करना है, एडहॉक नहीं करना है. मेरे मन में आया वैसे नहीं. आई हैव टू राइट ऑफ इट इन यूजफुल राइट इन द बेनिफिट रेशियो. यूजफुल रेशियो मतलब इस मोबाइल को मैं कैसे यूज करने वाला हूं. सपोज मुझे लगता है कि मैं इस मोबाइल को आई एम गोना यूज फॉर 5 years एंड मेरा यूज इक्वल होगा. मतलब जितना फर्स्ट ईयर में यूज होगा उतना ही सेकंड ईयर में होगा, उतना ही थर्ड ईयर में होगा, उतना ही फोर्थ ईयर में होगा, उतना ही 5th year में होगा, लाइक दैट. सो माय बेनिफिट रेशियो इज इक्वल. समझ में आ रहा है. मतलब 5 years में जो मुझे 45,000 राइट ऑफ करना है मुझे इक्वली राइट ऑफ करना है, डिवाइड बाय 5 कर दूंगा. 45,000 डिवाइड बाय 5 मतलब फर्स्ट जो मुझे 45,000 का बेनिफिट मिलने वाला है, 50,000 का जो मैंने पेड किया है उसकी वैल्यू 5,000 होने वाली है. मतलब जो 45,000 का जो डेप्रिसिएशन देना है आई हैव टू गिव इट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड मैं इक्वली देने वाला हूं बिकॉज मुझे लगता है कि बेनिफिट इक्वली मिलने वाला है राइट. एक्चुअल में वैसे होता नहीं बिकॉज इफ यू नो 99 दिवस मराठीत एक म्हण है, 99 दिवस, जिनको मराठी अच्छे से समझ में आती है. मतलब जो असेट्स नहीं होती उसका यूज पहले ज्यादा होता है एंड लैटर पीरियड में वो उसका यूज कम होता है. कोई भी नई चीज ले लो उसकी इफिशिएंसी ऑलरेडी इनिशियल डेज में ज्यादा होती है, इनिशियल ईयर्स में ज्यादा होती है, बाद में कम होती है. मतलब ये मोबाइल जितना अच्छे से पहले यूज होगा उसका यूज बाद में कम होता जाएगा. मतलब इनिशियल ईयर्स में यूज ज्यादा होगा, बाद में यूज कम होगा. बट मैं ये एजम्पशन नहीं ले रहा हूं. मैं बोल रहा हूं नहीं ये एजम्पशन रियलिस्टिक है, ये नहीं मैं मान रहा हूं. मैं मान रहा हूं कि एवरी ईयर मेरा यूज सेम ही है, विच इज इलॉजिकल बट स्टिल दिस इज वन एजम्पशन कि जो हम असेट यूज करने वाले उसका यूज इक्वल है.
तो ये 45,000 जो हमें डेप्रिसिएट करना है, राइट ऑफ करना है, राइट, इसको हम इक्वली 5 साल में राइट ऑफ करेंगे, मतलब 9,000, 9,000, 9,000, 9,000 एंड 9,000. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक अलोकेशन. ये बहुत में डेफिनेशन, ये अलग डेफिनेशन है, राइट. आई कैन नाउ शेयर माई स्क्रीन. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. या सो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? मैंने एक डेफिनेशन लिख के दी थी जो आपके 11th में, राइट. परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. ये जो मैंने डेफिनेशन आपको लिख के दी थी उससे बेटर डेफिनेशन है, एंड जो मोर लॉजिकल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अब लिख लेना, राइट. लिख लेना. लिख लेना. दिस इज मोर एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. लिखो. Depreciation is systematic allocation. Allocation of depreciable amount of depreciable fixed asset over its useful life. Systematic allocation of depreciable amount. What is depreciable amount? Depreciable amount is 50,000 minus 5,000, 45,000 na. That is original cost minus scrap value. Original cost minus scrap value. ठीक है. ठीक है. नहीं. Systematic allocation of depreciable amount of depreciable fixed asset over its useful life. So original cost is 50 and scrap value is 5,000. So मुझे 50,000 को 5,000 करना है, मतलब मुझे कितना डेप्रिसिएट करना है? 45,000. तो उस 45,000 को बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट. कितना डेप्रिसिएट करना है? 45. 50 माइनस 45 तो 5,000 बचेगा. So depreciable amount is 45,000 of depreciable fixed asset other than land. All other fixed assets are depreciable, right? Over its useful life, suppose 5 years. So systematic allocation हम इक्वली कर रहे. तो अगर सिस्टमेटिक अलोकेशन इक्वल है तो एसएलएम होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है. देन दूसरा फंडा मैंने बोला था, आपका फॉर्मूला भी वैसे ही था. व्हाट आर योर फॉर्मूला? राइट, इट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स. सर, राइट, देयर इज अ क्वेश्चन मानसी ने पूछा है, सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहां से आता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है ना मैडम, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज योर एस्टिमेट. यू हैव टू एस्टिमेट. अगर एग्जांपल तुझे लगता है लाइफ इज 5 इयर्स, अगर तुझे लगता है लाइफ इज 5 इयर्स, तो मैडम एक बहुत सिंपल चीज है. 5 इयर्स मतलब 100% डिवाइडेड बाय 5 इयर्स. योर रेट विल बी 20%. If you think life is 10 years, so I will say you have to depreciate 100%, right? Divided by 10 years, rate will be 10%. If you think, right, life is 4 years, then your rate will be 25%. अगर तुझे जो depreciation देना है वो 100% रहेगा, और वो तुझे 4 साल में देना तो रेट कितना रहेगा? 25%. So rate is actually, to be very frank, rate is your estimate. रेट कैसे आता है? रेट आता है, राइट, डेप्रिसिएबल अमाउंट एंड
लाइफ से ही आपका रेट आता है, इससे कुछ अलग बात नहीं उसमें। एंड जनरली रेट फॉर योर इंफॉर्मेशन आर गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट अगर 1961 आप रेफर करते हो ना, यू विल गेट इनकम लाइक रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन इन दैट। कंपनीज एक्ट में भी शेड्यूल है डेप्रिसिएशन का, उसमें वो रेट्स वगैरह दिए होते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक है। सो देयर आर स्टैंडर्ड रेट्स गिवन बाय द इनकम टैक्स एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट, ठीक है। सो जो हम रियल लाइफ में जो रेट्स फॉलो करते हैं ना, वो वहां से फॉलो करते हैं, ऐसे एडहॉक रेट नहीं ले सकते हम लोग, वो स्टैंडर्ड रेट से हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। बट इट इज आवर ओन, आप उसके पीछे वो रेट्स के पीछे भी लॉजिक है। लाइक एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखते हो ना, कंप्यूटर की लाइफ कितनी होती है, नॉट मोर देन 2 to 3 years। क्यों सर, ऐसे क्यों? बिकॉज अरे कंप्यूटर एवरी ईयर इतने बड़े बड़े इतने जबरदस्त कंप्यूटर्स आते हैं, टेक्नोलॉजी एवरी 6 months चेंज होती रहती है, ईयरली चेंज होती रहती है। मोबाइल फोन्स रहे, कंप्यूटर्स रहे, उनकी लाइफ 2 साल से ज्यादा होती नहीं, तो जनरली उनका रेट 60% रख देते वो लोग, वो रेट रख देते 60%, बोलते 60% मतलब ऑलमोस्ट 2 साल में खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में 60% डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर में 40% डेप्रिसिएशन, खत्म असेट, 2 साल में असेट खत्म, बिकॉज वो असेट की लाइफ ही 2 ईयर है। बट अगर आप एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग लेते हो तो ऑलमोस्ट वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल चलेगी, तो उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट 5% ही होता है। अगर 5% लेते तो एटलीस्ट 20 ईयर्स लाइफ हो गई, 20 मल्टीप्लाई बाय 500, सो 20 ईयर्स लाइफ पकड़ के आप डेप्रिसिएशन दे सकते हो। सो रेट्स आर गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट, रेट्स आर गिवन इन द लाइक कंपनीज एक्ट, वहां से हम रेट्स लेते हैं, ठीक है, ओके। बट उसके पीछे लॉजिक है, जिसकी लाइफ कम रहेगी उसका रेट ज्यादा रहेगा, बिकॉज हमें कम टाइम में उसको राइट ऑफ करना है, तो रेट विल बी मोर। और जिसकी लाइफ ज्यादा रहेगी उसका रेट कम रहेगा, बिकॉज यू आर लॉन्गर पीरियड टू राइट ऑफ द असेट, तो एवरी ईयर रेट विल बी लेस, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब ध्यान देना, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द असेट। इफ आई यूज असेट ओनली फॉर 6 months, आई विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर 6 months। If I use for 9 months, I will provide depreciation for 9 months. If I use it for the entire year, I will provide for the entire year. Again, if I sold the asset, अगर मैंने asset sale की है, before I sell the asset, I will provide the depreciation till the date of sale. And उसके बाद मैं sale करूँगा, then I will find out whether this is a profit or loss. Right? So, लिख लेना, right? Example देखते हैं टेक्स्ट बुक का, ठीक है? आगे ओके ये थोड़ा है ना, इसमें 5 मशीनरीज थे, ये जो क्वेश्चन था ना इसमें 5 मशीनरीज थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, थोड़ा एक सिंपल वाला क्वेश्चन करते, लेट मी चेक। यस, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर है 229। ध्यान देके करना, करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट या गुड? ध्यान देना क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है मेसर्स रुबीना ट्रेडर्स सिंधुदुर्ग bought furniture worth ₹30,000 on 1st April 2016. Year ends on 31st March every year. So हमारा ईयर अप्रैल से मार्च है, अप्रैल से मार्च है, तो ये हमने परचेस किया है 16-17 अकाउंटिंग ईयर में। 1st अप्रैल 16 को परचेस किया, मतलब 16-17 अकाउंटिंग ईयर में हमने परचेस किया फर्नीचर नंबर 1 30,000 का, एंड एडिशनल फर्नीचर मतलब फर्नीचर नंबर 2 हमने 1st अक्टूबर 16 को मतलब सेम ईयर में परचेस किया 16-17 में, वर्थ ₹20,000। सो 16-17 में हमने 2 फर्नीचर परचेस किया, एक 30,000 का 1st अप्रैल को एंड एक 20,000 का 1st अक्टूबर को।
they charge depreciation at the rate of 15% per annum on fixed installment basis. स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एक नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब ही एसएलएम, मतलब एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम. आगे ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब ही 18-19 अकाउंटिंग ईयर में, 18-19 अकाउंटिंग ईयर में they sold one computer, one cupboard for rupees 5,000, right? One cupboard for rupees 5,000. Original cost of each on 1st April 2016 was 10,000. So 2000 ये 1st April 16 को जो हमने एक फर्नीचर परचेस किया था 30,000 का, 1st April 16 को जो हमने फर्नीचर परचेस किया था 30,000 का, उसमें से एक फर्नीचर मतलब कपबोर्ड जिसकी कॉस्ट 10,000 थी हमने सेल किया 5,000 रुपए. ठीक है. ऑन द सेम डेट ए न्यू कपबोर्ड वाज परचेस फॉर 15,000. ठीक है. शो द फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 16-17, 17-18, 18-19 assuming the financial year closes on 31st March every year. ध्यान देना मैं कैसे दिखाता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मेरी डायग्राम है आपको समझने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं निकालनी है. ये है आपका 1 अप्रैल 16. मैं क्या बोलता हूं ध्यान देना, इसके दो पार्ट है. इसका एक 10,000 का पार्ट है जो बाद में सेल हुआ. ये जो 30,000 का फर्नीचर परचेस किया, इसके दो पार्ट है. एक 10,000 का है जो यहाँ पे 5,000 में सेल हुआ, और 20,000 का पार्ट है जो सेल नहीं हुआ, वो यूज ही कर रहे हो, और बाद में एक और 20,000 का आपने परचेस किया. तो कैन यू से लाइक दिस, ध्यान देना, आपने यहाँ पे 10,000 का प्लस एक 20,000 का, इसे दो फर्नीचर परचेस किए, पार्ट 1 पार्ट 2. कैन यू से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चल जाएगा आपको समझने के लिए. मैंने 1 अप्रैल 16 को आई परचेस पार्ट 1 ऑफ द फर्नीचर एंड आई परचेस पार्ट 2 ऑफ द फर्नीचर. एक 10,000 का है, दूसरा 20,000 का है. फिर मैंने क्या किया, राइट, 1 अक्टूबर को मैंने एक और फर्नीचर परचेस किया 20,000 का. ठीक है. फिर यहां पे मेरा ईयर खत्म हो जाएगा, फिर एक नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, 18 भी खत्म हो जाएगा, 17-18 एंड 18-19 में 18-19 में हमने फर्नीचर सेल किया. कब सेल किया? 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर को हमने पार्ट 1 सेल किया है 5,000 पे. पार्ट 1 सेल किया है 5,000 पे, और इस दिन हमने एक और फर्नीचर परचेस किया 15,000 का. तो क्या हुआ, ये वाला 10,000 का फर्नीचर ये पूरे साल यूज हुआ, एक साल यूज हुआ, फिर दूसरा साल भी यूज हुआ, 2 साल यूज हुआ, एंड 6 months, 2 years एंड 6 months यूज होके 10,000 का फर्नीचर 2 years एंड 6 months यूज होके 5,000 में सेल हो गया. एंड फिर हमने एक नया कपबोर्ड ले लिया, 15,000 में कपबोर्ड ले लिया, और वो हमने रिमेनिंग 6 months यूज किया. व्हाट अबाउट दिस 20,000? ये पूरे साल यूज हुआ, ये साल भी यूज हुआ, एंड इवन ये साल भी वो पूरा यूज हुआ, वो सेल नहीं हुआ. एंड व्हाट अबाउट दिस 20,000? ये वाला इस ईयर में वो 6 months यूज हुआ, इस ईयर में वो पूरे साल यूज हुआ, और ये साल में भी वो पूरा यूज हुआ. ठीक है. अब हम इसको दिखाएंगे कैसे, ध्यान देना. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं पहले निकालूंगा डेप्रिसिएशन पर एनम. लिखो डेप्रिसिएशन पर एनम. डेप्रिसिएशन फर्नीचर 1 पार्ट 1. मैं क्यों ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं? बिकॉज जो मैंने 30,000 का फर्नीचर परचेस किया था उसमें 10,000 का सेल हुआ है ना, 20,000 का वैसे के वैसे है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं. 10,000 at the rate of original cost multiplied by rate. What is the rate of depreciation? लिखा होगा उन्होंने, rate of depreciation 15%. Original cost multiplied by rate of depreciation. $1,500.
अगर आपने पार्ट 1 यूज करते हो पूरे साल तो 1500 का डेप्रिसिएशन रहेगा। फर्नीचर 1 पार्ट 2 वो 20,000 का फर्नीचर, दोनों मिला के 30,000 हो गया। ऐसे डिवाइड करना आना चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए। मैं उसको कैसे स्प्लिट अप करूं। 15% वो आएगा 3,000। अगर मैं पार्ट 2 पूरे साल यूज करता हूं तो उस पर 2,000 का डिप्रिसिएशन आएगा, पूरे साल यूज करता हूं तो। फर्नीचर नंबर 2 ये वाला, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज फर्नीचर 2, 20,000। उस पे भी अगर इफ आई यूज इट फॉर एंटायर ईयर, अगर मैं पूरे साल यूज करूंगा तो मुझे 3,000 का डेप्रिसिएशन देना होगा। इफ आई यूज फॉर लेस देन 12 मंथ्स तो प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन आएगा। एंड दिस इज फर्नीचर 3 ये वाला 15,000 का, बाद में परचेस कर रहे हो, ये पहले ढूंढ के रखो। वो कितने का है? 15,000 का। 15% फॉर एंटायर ईयर वो रहेगा 15,000 का 15%, 2250। परफेक्ट। ये मैंने ढूंढ के रख दिया, क्यों? बिकॉज मुझे बाद में डिप्रेशन देते टाइम इजी लगना चाहिए, ठीक है। सो मैंने ही निकाल के रख दिया, पर एनम डिप्रेशन मैंने निकाल के रख दिया। देखो मेरे पास 3 फर्नीचर, एक 30,000 का है, उसको मैंने स्प्लिट किया पार्ट 1 पार्ट 2। फिर मेरे पास एक 20,000 का फर्नीचर है और एक 15,000 का, ऐसे 3 फर्नीचर है मेरे पास, ठीक है। अब हम इसको फर्नीचर अकाउंट करेंगे, ध्यान देना। फर्नीचर अकाउंट इनर कॉलम निकालेंगे हम जानबूझ के। अब ये थोड़ा जल्दी समझ में आएगा आपको। मे बी पहले का क्वेश्चन हो आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा। हमें टोटल 3 साल निकालने को बोला है। एक इनर कॉलम आप एग्जाम में निकाल सकते हो, हमेशा याद रखना, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम नॉट ड्रॉइंग एलएफ कॉलम बिकॉज मेरे पास पहले ही, आई एम नॉट ड्रॉइंग जेएफ कॉलम बिकॉज मेरे पास पहले ही स्पेस कंस्टेंट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, डेट ठीक है। हो गया, लिख के ये हद तक आ गया तो यस बोल दो, फिर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी करो। यस जल्दी करो, ठीक है। सो अब ध्यान देना, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर इज 17, 16, 17। कौन सा ईयर है? 16, 17 में हमने दो फर्नीचर परचेस किए, 16, 17। ठीक है, कब परचेस किया? अप्रैल 1 को। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2, इंक्रीज इन फर्नीचर डेबिट, डिक्रीज इन फर्नीचर क्रेडिट। फर्नीचर इंक्रीज होगा 2 चीजों की वजह से, एक आपने परचेस किया या प्रॉफिट हो गया, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज होगी।
फर्नीचर डिक्रीज होगा तीन चीजों की वजह से, एक आपने सेल किया, लॉस हो गया, या डेप्रिसिएशन की वजह से, ठीक है। सो टू बैंक, आपने पार्ट 1 परचेस किया और आपने पार्ट 2 परचेस किया, P1 पार्ट 1, P2 पार्ट 2। आपने पार्ट 1 परचेस किया 10,000 रुपए, यू परचेस पार्ट 2 फॉर 20,000, ऐसे टोटल आपने 30,000 का फर्नीचर परचेस किया। एंट्री आ गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून खत्म, जुलाई खत्म, अगस्त खत्म, सितंबर खत्म, एंड 1 अक्टूबर को आपने एक और फर्नीचर परचेस किया। फर्नीचर को इंक्रीज करना है, डेबिट करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने फर्नीचर 2 परचेस किया जो आपने 20,000 में परचेस किया। सो आपके पास 50,000 का ओवरऑल फर्नीचर है। पहले का 30,000 जिसको मैंने 2 में स्प्लिट किया, एक सेल करना है उसको अलग रख दिया, जो सेल नहीं करना है उसको अलग रख दिया, और बाद में मैंने 20 का परचेस किया। ऐसे मेरे पास 50,000 का ओवरऑल फर्नीचर है, ठीक है। फिर अक्टूबर से नवंबर में कुछ नहीं, दिसंबर में कुछ नहीं, जनवरी फरवरी मार्च कोई सेल नहीं, कुछ नहीं। मार्च के एंड में डेप्रिसिएशन देना होगा, बाय डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन देंगे, पार्ट 1 पे डेप्रिसिएशन देंगे। कब से कब तक देंगे पार्ट 1 पे? अप्रैल से मार्च, पूरे साल। सो पार्ट 1 का डेप्रिसिएशन कितना है? 1500। पूरे साल का कितना है? 1500। पार्ट 2 पे डेप्रिसिएशन देंगे कब से कब? अप्रैल से मार्च एंड, मतलब अगेन पूरे साल का। पूरे साल का पार्ट 2 पे कितना डेप्रिसिएशन है? 3000। एंड फर्नीचर 2 पे भी हम डेप्रिसिएशन देंगे। फर्नीचर 2 पे डेप्रिसिएशन देंगे, बट कौन से पे लेंगे? कब परचेस किया? 1 अक्टूबर से 31 मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का देंगे। कितने मंथ्स का देंगे? 6 मंथ्स। दैट इज, अगर पूरे साल का 3000 है, फर्नीचर 2 पे अगर 3000 है तो हाफ ईयर का कितना आएगा? 1500। बिकॉज मैंने फर्नीचर 1 पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, फर्नीचर के दोनों पार्ट अप्रैल से मार्च यूज किए पूरे साल, बट जो फर्नीचर 2 है मैंने अक्टूबर से मार्च एंड यूज किया खाली 6 मंथ्स। सो जितने मंथ्स यूज हुए उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन इज 6000, ठीक है। तो अब मेरा बैलेंस कितना बचेगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यस, पार्ट 1 का कितना बैलेंस होगा? देखो ध्यान देना, फर्नीचर पार्ट 1 कितने का था? 10,000। डेबिट 10,000 है पार्ट 1 का। आपने 1500 क्रेडिट किया, डेप्रिसिएशन कर दिया, कम कर दिया, तो उसकी वैल्यू है 10,000 माइनस 1,500, 8,500। 1 अप्रैल को जिसकी वैल्यू 10,000 थी, एक साल के बाद उसकी वैल्यू 8,500 हो गई। पार्ट 2 उसका डेबिट कितना था? 20। 1 अप्रैल को 20,000 थी उसकी वैल्यू, पूरे साल में 3,000 डिक्रीज होके उसकी वैल्यू बाकी है 17,000, ठीक है। और व्हाट अबाउट फर्नीचर 2? 1 अक्टूबर को उसकी वैल्यू 20,000 थी, हमने 1,500 से उसको डिक्रीज कर दिया, डेप्रिसिएट कर दिया, तो उसकी वैल्यू बाकी है 18,500। फर्नीचर 2। सो टोटल वैल्यू है 1 कैरिड 19 या 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 8 44,000। अकाउंट अपने आप टैली होगा। तो समझा बैलेंस कैसे ढूंढा मैंने? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? लिखो यहां तक। सो 1 अप्रैल को जो वैल्यू थी माइनस पूरे साल का डेप्रिसिएशन, 1 अक्टूबर को जो वैल्यू थी माइनस 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, लिखो, मेक इट फास्ट।
फर्स्ट ईयर कंप्लीट करो एवरीवन, समझने का ट्राई करो मैं कैसे ढूंढ रहा हूं। जो पार्ट 1 10,000 का था अप्रैल पे, पूरे साल का डिप्रेशन 1500, तो उसकी वैल्यू बाकी है 8,500। पार्ट 2 20,000 का था, पूरे साल का डिप्रेशन 3,000, तो उसकी वैल्यू 17,000 बाकी है। फर्नीचर 2 1 अक्टूबर को 20,000 में लिया, उसको हमने 6 मंथ्स यूज किया, 1500 का डिप्रिसिएशन आ गया। 6 मंथ्स यूज होने के बाद उसकी वैल्यू 18,500 बाकी है। आगे होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड। गुड, जल्दी करो जल्दी। ये यहाँ पे ईयर 1 खत्म हो गया, अब इसी ईयर को नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट करो। चलो 2 ओपनिंग बैलेंसेस लेके आ जाओ। चलो अब ईयर स्टार्ट हुआ 17-18, 2017-18, दोनों साइड पे 17-18। अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखो पार्ट 1 यू कैन 8,500, पार्ट 2 17,000, फर्नीचर 2 18,500, टोटल 44,000, टोटल 44,000। आगे चलो, अगर इस साल में कोई परचेस है तो डेबिट करेंगे, अगर इस साल में कोई परचेस है तो डेबिट करेंगे, अगर कोई सेल है तो डेप्रिसिएशन देंगे और फिर सेल करेंगे। सर ना ही परचेस है ना ही सेल है, एक भी फर्नीचर परचेस नहीं हुआ है सर, एक भी फर्नीचर सेल नहीं हुआ है, कोई गल नहीं। हम अब क्या करेंगे, तो हम 31 मार्च को रूटीन बेसिस पे डेप्रिसिएशन देंगे, ठीक है। परचेस सेल होना मैंडेटरी नहीं है, डेप्रिसिएशन देना मैंडेटरी है। अगर किसी साल में परचेस सेल नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डेप्रिसिएशन तो देना ही पड़ेगा। आगे लेट्स सी, पूरे साल कोई परचेस नहीं कोई सेल नहीं, तो अप्रैल से मार्च एंड कोई परचेस नहीं कोई सेल नहीं, खाली यूज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन। यहाँ पे 31 मार्च 18 नाउ बाय डेप्रिसिएशन। So all the three P1, P2, Part 1, Part 2 and Furniture 2 have been used since April to March पूरे साल का। So P1 पे पूरे साल का, P2 पे पूरे साल का, Furniture 2 पे भी पूरे साल का। So per annum depreciation इसलिए मैंने पहले निकाल के रखा है। Part 1 का पूरे साल का 1500, Part 2 का पूरे साल का 3,000 एंड Furniture 2 का पूरे साल का 3,000। So total depreciations 3 plus 3 6, 6,000 plus 1,500 7,500। So अब वैल्यू कितनी बचेगी 31 मार्च पे, बाय बैलेंस करेक्ट डाउन। पार्ट 1 की वैल्यू कितनी बचेगी, 1 अप्रैल 17 को उसकी वैल्यू 8,500 थी, पूरे साल यूज होने के बाद हमने उसको 1,500 से रिड्यूस किया तो उसकी वैल्यू है 6,000, 6 नहीं 7,000 सॉरी, ठीक है। पार्ट 2 1 अप्रैल 17 को 17,000 था, पूरे साल यूज होने के बाद हमने 3,000 का डिप्रेशन देखी, उसकी वैल्यू कर दी 14,000। एंड ये फर्नीचर 2 18,500 का था, हमने पूरे साल यूज किया, हमने 3,000 का डिप्रेशन दिया तो उसकी वैल्यू है 15,500। सो ले लो 7,000 plus 14,000 plus 15,500, 21 plus 15,500, 36,500, 36,500 यस। 44,000 से अगर 7,500 माइनस करते हो, हमारे पास टोटल 44,000 के एसेट थे 1 अप्रैल को,
पूरे साल में हमने 7,500 का डिप्रेशन दे दिया, तो अब हमारे पास उनकी वैल्यू बाकी है 36,500, बराबर है। आगे यहाँ पे आपका ईयर 2 खत्म हो गया, यहाँ पे आपका ईयर 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब हम ईयर 3 स्टार्ट करेंगे, 18-19। अप्रैल 1, चलो हर लोग यहां तक आ जाओ, चलो जल्दी करो यहाँ पे। अप्रैल 1, मेक इट फास्ट। ईयर 2 कंप्लीट करो। हाँ तो फर्नीचर, अच्छा F2 लिखो क्या मैं इसको, ठीक है F2, ठीक है। आगे मैंने P3 लिख दिया क्या, ठीक है कोई इश्यू नहीं। आगे ये एग्जांपल आपको समझाने में हेल्प करेगा कि मैं वर्किंग नोट कैसे करता हूं, नथिंग एल्स, ठीक है। डन, यहां तक हो गया, ईयर 2 हो गया सबका। देखो वैल्यू कैसे ढूंढनी है, हम बैलेंस ढूंढ रहे हैं यार, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। प्लांट ऑन प्लांट, मशीनरी ऑन मशीनरी, फर्नीचर ऑन फर्नीचर, पार्ट ऑन पार्ट, हो गया तो यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड। ईयर 2 डन, अब ईयर 3 करना है, गुड। ईयर 3, चलो बैलेंसेस ले लो अप्रैल 1 को, 2 बैलेंस बॉट डाउन। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड फर्नीचर 2। पार्ट 1 का बैलेंस 7,000 बाकी है, पार्ट 2 का बैलेंस 14,000 बाकी है, पार्ट 3 का बैलेंस सॉरी मशीनरी फर्नीचर 2 का बैलेंस 15,500 है, ओवरऑल बैलेंस 36,500 है, 36,500 है ओवरऑल बैलेंस, ठीक है। अब इस साल में क्या हुआ, अगर परचेस होगा तो डेबिट करेंगे, सेल होगा तो डेप्रिसिएशन देके सेल करेंगे। विदाउट डेप्रिसिएशन यू शुड नॉट सेल, कसम खा लेना। अभी क्या हुआ देखते हैं, क्या लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर 18, अब हमारा ईयर कौन सा स्टार्ट हुआ है, 18-19, सो अप्रैल खत्म, अप्रैल 18, मई 18, जून 18, जुलाई 18, अगस्त 18, सितंबर 18 खत्म हो गया। 6 मंथ्स खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर 18 आ गया। 6 मंथ्स के बाद क्या हुआ, ध्यान देना, 6 मंथ्स के बाद राइट, दे सोल्ड 1 कपबोर्ड फॉर 5,000, कितने में सेल किया, 5,000 में। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल 16 वाज 10,000, जिसकी वैल्यू 10,000 थी, उन्होंने इस ईयर में उसको सेल किया 5,000 में। तो पहले तो बात, मैं मतलब मेरे एग्जांपल में पार्ट 1 को सेल किया है, मेरे एग्जांपल में पार्ट 1 को सेल किया, इसको सेल किया है, तो उसको पहले डेप्रिसिएट करेंगे और फिर सेल करेंगे। सो हमें क्रेडिट करना होगा असेट अकाउंट को 1 अक्टूबर को। मैं पहले डेप्रिसिएशन दूंगा बाय डेप्रिसिएशन। कोई मुझे बोलेगा मैं कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन देना चाहिए पार्ट 1 पे, शुड आई गिव फॉर 12 मंथ्स और सम अदर मंथ्स, बोलो यस। यहां से देखना है 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर। सर हमारे पास एक अप्रैल की वैल्यू है 7,000, हमने 6 मंथ्स यूज करके सेल किया, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देना है, परफेक्ट 6 मंथ्स। तो देखो पार्ट 1 पे फॉर 6 मंथ्स, डू यू नो कि अगर हम पार्ट 1 को पूरे साल यूज करते तो कितना डेप्रिसिएशन रहता है, 1,500, तो 6 मंथ्स का कितना रहेगा, 750, कितना डेप्रिसिएशन, 750। मतलब जिस दिन सेल हो रही है, देखो 1 अप्रैल को उसकी वैल्यू कितनी है, 1 अप्रैल को उसकी वैल्यू कितनी है, 7,000, पार्ट 1 की वैल्यू 7,000 है। 6 मंथ्स के बाद उसकी वैल्यू 750 से कम होगी, 7,000 माइनस 750, मतलब उसकी वैल्यू होगी, कितनी होगी, 6,250। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको थोड़ा समझ में आता है तो। हमारे पास 1 अप्रैल 18 की वैल्यू है 7,000, हमने उसको 6 मंथ्स यूज किया, 1 अक्टूबर 18 तक यूज किया, तो यहां पे 750 का डेप्रिसिएशन हमने दे दिया।
तो ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी वैल्यू 6250 है और हमने सेल किया 5000 में। तो कोई मुझे बोलेगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? एनीवन? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ प्लीज? और कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। यस, लॉस हुआ 1250 का। परफेक्ट। जो हमारे बुक्स में 6250 की एसेट है वो 5000 में सेल हो गई एट ए लॉस ऑफ 1250। तो लिखो यहाँ पे, ठीक है। सेल हुआ तो यहाँ पे बाय बैंक सेल प्रोसीड्स, जितना पैसे मिले उतना। पहले डिप्रेशन दिया 6 मंथ्स का, फिर सेल प्रोसीड्स 5000। नाउ यू कैन सी बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। You can find out 7,000 minus 750 minus 5,000. It is 1250. कितने का लॉस आ गया? 1250। तो अब देखो, यू कैन इमेजिन, जिनको थोड़ा, एक मिनट, हाँ, जिनको थोड़ा समझ में है ना उनके लिए से देखो, इस पार्ट 1 के लिए डेबिट 7000 है, क्रेडिट भी 7000 है। मतलब जब सेल हो जाता है फर्नीचर, वो अपने आप आपके बुक से हट जाता है। अपने आप आपके बुक से क्या हो गया? वो हट गया। देखो, उसके लिए डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होगा। मतलब इसके बाद उसको हमें डेप्रिसिएट करना है क्या? नहीं। वंस द एसेट इज सोल्ड, डू नॉट डेप्रिसिएट अगेन। एक बार सेल हो गई, डेट ऑफ सेल तक डिप्रेशन दे दो, 6 मंथ्स का डिप्रेशन दे दिया, हो गया 750। मतलब जो 1 अप्रैल 18 को 7000 की एसेट है, 6 मंथ्स यूज होने के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 6250। तो हम बोलेंगे 6250 की एसेट हमने 5000 में सेल की, बाय बैंक 5000 है, मतलब लॉस है 1250। कितने का लॉस हो गया? 1250। एसेट हमारे बुक से हट गई, हमारे बुक से हट गई। देखो, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया उस पार्ट का। अब इसके आगे उसको डिप्रेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। 1 अक्टूबर के बाद डिप्रेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है। एंड ऑन सेम डेट हमने एक और मशीनरी या फर्नीचर परचेज किया। क्या लिखा है? पढ़ो। एंड ऑन ए सेम डे ए न्यू कपबोर्ड वाज परचेज फॉर 15,000। तो यहां पे आ जाएगा परचेज। देखो, सेल हुआ, हमने क्रेडिट किया, परचेस हुआ, हम ऐड करेंगे, डेबिट करेंगे 1 अक्टूबर टू बैंक। हमने फर्नीचर 3 परचेस किया 15,000 में। ठीक है। अब अक्टूबर खत्म, नवंबर खत्म, दिसंबर खत्म, जनवरी, फरवरी, मार्च, रिमेनिंग 6 मंथ्स भी खत्म हो गए। तो अब हमें डिप्रेशन देना होगा बाय डिप्रिसिएशन। मुझे बोलो, शुड आई प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन पार्ट 1? शुड आई प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन पार्ट 1? yes or no? नो। परफेक्ट। बिकॉज उसका 6 मंथ्स का डिप्रेशन आपने ऑलरेडी दे चुके हो। पार्ट 2 कहां से कहां तक? अप्रैल से मार्च, पूरे साल का। फर्नीचर 2 पे अप्रैल से मार्च, फर्नीचर 3 पे अक्टूबर से मार्च। ठीक है, ऐसे सोचना होता है आगे। यस, देखते हैं। पार्ट 2 का वैसे भी ईयरली डिप्रेशन 3000 होता है। फर्नीचर 2 जो यूज में है उसका ईयरली डिप्रेसिएशन 3000। एंड फर्नीचर 3 फर्स्ट टाइम आ गया, इस ईयर में आ गया, उस पे 6 मंथ्स का, अक्टूबर से मार्च एंड, उसका ईयरली डिप्रेशन 2250 है। ईयरली, एक साल का 2250, तो 6 में हाफ का कितना रहेगा? 2000 का हाफ 1000, 250 का हाफ 125, तो इट इज 1125। So total depreciation will be 67125, 7125। तो अब बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस कैरी डाउन। पार्ट 1 का तो बैलेंस रहेगा नहीं बिकॉज वो सेल हो चुका है। पार्ट 2 का बैलेंस, आगे से पार्ट 1 इग्नोर करते चलो। पार्ट 2 कितने था? 1 अप्रैल पे 14,000 का पार्ट 2 था, हमने इस साल में 3000 का डिप्रेशन देके उसको कर दिया 14,000। सर व्हाट अबाउट फर्नीचर 2? सर ओपनिंग में उसका बैलेंस था 15,500,
सर हमने उसको 3000 से डेप्रिसिएट किया, 15,500 माइनस 3000, 12,500। और सर फर्नीचर 3 भी हमारे पास है। सर ओपनिंग में वो कुछ नहीं था, बट हमने साल भर में 15,000 का परचेज किया था और हमने उसको 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 1250 दे दिया। सो 15,000 में से 1250 गया, 13,875 थी, 13,875। $13,875। अब कितना बैलेंस बचेगा? 75, 13, 1 carried, 8, 10, 1 carried, 4। $40,375। ये हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट। ये लास्ट ईयर है, ठीक से लिखो। होने के बाद यस लिखो, ठीक से लिखो एवरीवन। अच्छा यश, यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके आस्क। सर हाँ P1 का कैरेट डाउन वाला, क्या क्या? P2 का, सॉरी P2 का कैरेट डाउन वाला। हाँ गलत है क्या वो? यस। अच्छा वो कितना? अच्छा मैंने 11,000 लेना चाहिए ना। आई शुड टेक 14,000 माइनस 3,000, 11,000 लेने चाहिए ना। हाँ 11 मतलब यहाँ पे मेरा 3,000 से कम आ जाएगा, तो ये 37 होना चाहिए फिर इसका मतलब 37,337। ओके गुड, मेरे से मिस हुआ। ओके गुड, नेक्स्ट। परफेक्ट। ओके एक मिनट। ईयर 3 खत्म। मेक इट फास्ट। ठीक है, ओके गुड। अब ध्यान देना, चेक करो हमारा और उनका आंसर करेक्ट है क्या। देखो एक सेकंड, 37,375 आंसर होना चाहिए। 37,375 दिखा, 37,000। ये जो आउटर कॉलम है ना, वहां पे मेरा आउटर कॉलम है, ये वाला, ये दोनों अमाउंट वाले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वही किया, बाय डेप्रिसिएशन, फिर बाय बाइंग, बाय लॉस, ये 3 आ गए, फिर ये डेप्रिसिएशन। उन्होंने अलग से वर्किंग नोट दिखाई होगी, कुछ तो ऐसे वर्किंग नोट की है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप इनर कॉलम करो, दैट इज मोर इजी। एंड उन्होंने बोला प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत सिंपल है, चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो विदाउट यू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन यू कैन नेवर फाइंड आउट प्रॉफिट। कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स यू टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ कंपनीज। इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर्स यू टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। हो ही नहीं सकता, मतलब डेप्रिसिएशन आप मरते दम तक करोगे। चैप्टर छोटा ही है, कंसेप्ट छोटी है, बट मरते दम तक आपको डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। मतलब 11 के ऐसे चैप्टर्स है ना जो इतने फंडामेंटल्स है कि वो आपका कभी पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, ये समझ लेना। डेप्रिसिएशन, आप मुझे कोई भी एक आधा क्वेश्चन दिखाओ कि जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। कोई भी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन ले लो, किसी भी स्टैंडर्ड का ले लो, कोई भी एग्जाम का ले लो, विदाउट डेप्रिसिएशन यू कैन नॉट फाइनलाइज द अकाउंट। मतलब इतना बेसिक कंसेप्ट है। फर्स्ट ईयर इज 16-17। फर्स्ट ईयर कौन सा है? 16-17 बराबर, तो लिखो 16-17। डेप्रिसिएशन अकाउंट एकदम इजी रहता है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है।
देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए। देखो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ है, ध्यान देना, बाय डेप्रिसिएशन, सॉरी यहां पे हुआ है बाय डेप्रिसिएशन, दिख रहा है फर्नीचर में बाय डेप्रिसिएशन कितना 6000 दिख रहा है, तो डेप्रिसिएशन में रहेगा टू फर्नीचर 6000 31 मार्च को। उधर क्रेडिट है तो यहां पे डेबिट हो गया टू फर्नीचर, डायरेक्टली टोटल अमाउंट ले लो 6000, और फिर मतलब एंट्री क्या आ गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एंड फिर डेप्रिसिएशन किस में जाता है, P&L में, बाय P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 6000। सो डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो गया। नॉमिनल अकाउंट्स को हमेशा क्लोज किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू P&L अकाउंट। फिर नेक्स्ट ईयर आ गया आपका कौन सा, इसमें बैलेंस कभी नहीं रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहता डेप्रिसिएशन में, 1780, ठीक है, 31 मार्च। देखो फिर यहां पे असेट अकाउंट में क्रेडिट है बाय डेप्रिसिएशन, दिखा बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो फर्नीचर में बाय डेप्रिसिएशन है 7500 टोटल, 7500 टोटल, तो यहां पे आ जाएगा टू फर्नीचर 7500, उधर क्रेडिट है इधर डेबिट हो गया, मतलब इंडिया की डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर 7500, एंड फिर वही डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 7500 7500, $7,500 $7,500 2018-19। नेक्स्ट 18-19, उसके बाद लास्ट ईयर, अब 18-19 में आपने फर्स्ट एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 1 अक्टूबर को, कितने का, 750 का, सो यहां पे आ गया 1 अक्टूबर को टू डेप्रिसिएशन, या सॉरी वहां पे बाय डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन में टू डेप्रिसिएशन का भी नहीं आएगा, टू फर्नीचर 750। देखो ये आ गया, यहां पे था फर्नीचर में था बाय डेप्रिसिएशन 750, फिर फर्नीचर में 31 मार्च को है बाय डेप्रिसिएशन टोटल 7125, तो यहां पे आएगा 2 31 मार्च को टू फर्नीचर 71 समथिंग, कितना 7125, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय P&L कितना, राइट, दोनों की टोटल P&L में जाएगी, राइट 75, ओके, दोनों की टोटल 75 78 7875 हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना सिंपल है, टू असेट बाय P&L, टू असेट बाय P&L, टू असेट बाय P&L, दैट्स इट। डेप्रिसिएशन का डेबिट पे टू असेट टू असेट टू असेट टू असेट, क्रेडिट पे बाय P&L बाय P&L बाय P&L बाय P&L, एज सिंपल एज दैट। लिखो, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। किसी को डाउट है, अभी पूछो, एनीवन हैज डाउट, यस तो यस, नो तो नो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आए ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, बिकॉज इसमें हमने असेट परचेज भी की, हमने सेल भी की, फिर से परचेज की, तो आपको क्लिक होना चाहिए मैं कैसे स्प्लिट करता हूं उसको, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। किसी को डाउट है क्या, प्लीज प्लीज लिखो, यस नो, जो कुछ भी है, बी हम्बल, कोई इश्यू नहीं है, ट्रू टू योर सेल्फ।
गुड, बाकी लोग गुड गुड ओके। फ्रॉम टुमारो मैं 3:15 3:45 की कोई लोगों के लेक्चर्स वगैरह रहते हैं, तो व्हाट वी विल डू, हम 4:30 to 6 डेली मेरा लेक्चर रहेगा। 4:30 to 6 आई विल बी टेकिंग लेक्चर, ठीक है, डेली लूंगा मैं। एट द सेम टाइम थर्सडे इन द इवनिंग आई एम टेकिंग एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर द सीए कोर्स। मैं बहुत दिनों का लेना चाहता हूँ, लेकिन आई वाज टोटली ऑक्यूपाइड इन माय सीए फाउंडेशन लेक्चर्स। मेगा हमारा अभी मेरा बैच खत्म हुआ है, सिखा के खत्म हुआ है मेरा, तो इवनिंग के मेरे लेक्चर्स अब मैंने 12th के लिए रखे, उनके मैं रिवीजन भी मेरी खत्म होने पे, 12th के बोर्ड से नेक्स्ट मंथ में, तो उनके मेरी सेकंड रिवीजन खत्म होने पे, तो मैं थर्सडे को आई विल बी कीपिंग लेक्चर। मैं उसके एक अलग से लिंक मैं कल शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। व्हाट अबाउट सीए कोर्स, हम 12th कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मैं ये डिस्कस करूंगा आपके साथ सब चीजें, राइट। देन you can also ask your parents to join, because that is more important, because they should also be like aware कि आपका क्या शेड्यूल रहेगा, आप कैसे करने वाले हो, आपका क्या रहेगा, because they are also important decision making. आप obviously it's your own decision, however right, they should be also aware. तो वो थर्सडे को रहेगा। उसके बाद डेली मेरे लेक्चर्स होंगे, राइट। मैंने जैसे बोला मैंने क्या बोला 4:30 to 6, ठीक है, डेली बेसिस पे। आगे इको और ओसीएम का कब होगा, इको का आई एम स्टार्टिंग, इको का मैं अल्टरनेट डे लेने वाला हूँ, लाइक आई एम गोना टेक लाइक यू कैन से मैं इवनिंग में ही रखने वाला हूँ या अर्ली मॉर्निंग, दोनों में से एक मैं कर दूंगा। अगर अर्ली मॉर्निंग पॉसिबल है लाइक 7:30 to 8:30 सब, राइट, जो लोग अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए मैं वो रख दूंगा, बिकॉज या तो अर्ली मॉर्निंग या तो लेट इवनिंग, बिकॉज बीच में आई डोंट वांट, बिकॉज सबके कॉलेज अलग अलग टाइमिंग पे, तो मेरा भी शेड्यूल फिर बहुत हिल जाता है, मुझे भी समझ में आता है कि कौन से टाइम पे क्या लेना है फिर, बिकॉज 11th के लिए आपको कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बट 12th में कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं लगता। 12th के बच्चे किसी भी टाइम पे रेडी होते हैं, तो ये मेरे लिए 11th में ये चैलेंज रहता है हमारे लिए, ठीक है। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग, बाकी कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, क्लियर है। सो ठीक है, चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आप होमवर्क में एक आधा क्वेश्चन कर सकते हो तो लेट मी चेक, अगर सिंपल वाला क्वेश्चन है तो अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। मैंने एक होमवर्क दिया भी था शायद से, इफ यू रिमेंबर। ट्राई दिस होमवर्क, ये करो आज। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 244 ट्राई करो, ठीक है एवरीवन, दिस इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 244 इज द होमवर्क, ठीक है। थैंक यू।